तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटी में। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर, इसके नेम है हमारा ग्रह एवं उपग्रहों की गति। ठीक है, इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से भी जानते हैं, अथवा हम इसको ग्रह अथवा उपग्रहों की गति नाम से भी हम जानते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना, जो आपके एग्जाम बेस्ड आते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चंस को। तो यही क्वेश्चंस आपके मोस्टली रिपीट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे केपलर के जो नियम आते हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक नियम केपलर का आपको 100% एग्जाम में रखा का मिल जाएगा। तो देखिए, उसको पढ़ना स्टार्ट करें बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि अब जो आने वाले चैप्टर से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उष्मागत की आगे का चैप्टर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रहों की होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक ना एक न्यूमेरिकल अथवा क्वेश्चन आपको बनता है। तो देखिए, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा कि जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम क्यों कहते हैं। जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अथवा सार्वत्रिक स्थिरांक हम क्यों कहते हैं। देखिए, तो जी का मान क्या लिखा, जी का मान कणों की प्रकृति, माध्यम, समय, तापक्रम इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो जी का मान है वो किसी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कणों की प्रकृति, माध्यम, समय, तापक्रम इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए जी को हम सार्वत्रिक स्थिरांक यानी इसको हम कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इस पर निर्भर करता है, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं होता, फिर कोई वैल्यू बन जाता है इस प्रकार से। लेकिन इन पर वो निर्भर नहीं करता इन सभी पर, इसलिए हम उसको सार्वत्रिक स्थिरांक के नाम से हम इसको जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के तल पर, ठीक है, पृथ्वी के तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान आपको दे रखा है कि ओके -6.4 इंटू 10⁶ जूल है। इस कथन को स्पष्ट करें, ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस कथन का अर्थ यह है कि पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ है किसी पिंड को, ठीक है, कोई पिंड है तो पिंड को हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, उसकी जितनी और गुरुत्वाकर्षण बल काटता है उसके उस परिक्रमा से बाहर ले जा रहा है। ठीक है, तो किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए प्लस, यहाँ पे लिखो प्लस लगा, प्लस 6.4 इंटू 10⁶ जूल कार्य करना हमको पड़ेगा। तब हम उसको पृथ्वी कक्षा से बाहर इतनी ऊर्जा लगाने पर उसको किसी पिंड को पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जा सकते हैं। इतना समझ गए। अभी देखिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल की बढ़ते हैं। ये भी आपको एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप है, जो आपको बेसिकली कवर का एक किसी व्यक्ति का वेट दे देगा, आपसे पूछे चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा अथवा पृथ्वी पर इसका वजन कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार कितना 600 न्यूटन है। ठीक है, एक व्यक्ति, उसका वजन कितना 600 न्यूटन पृथ्वी पर। ठीक है, चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा पर उसका प्रतिगुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कितना 1/6 है। जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है। ठीक है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, पृथ्वी का नहीं, चंद्रमा पर आपको व्यक्ति का भार ज्ञात करना है इसमें। तो एक व्यक्ति का पृथ्वी भार 600 न्यूटन दे रखा है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 है। तो आपको चंद्रमा पर व्यक्ति का भार आपको उसमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं व्यक्ति का वेट कितना है 600 न्यूटन, और चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा हम जानते हैं। चंद्रमा पर देखो जी अलग होता है, पृथ्वी पर एम जी होता है, यहाँ पे चंद्रमा का एम जी डैश होगा। ठीक है, एम जी डैश होगा, और यहाँ जी डैश की वैल्यू कितनी है 1/6, यानी कि जी का 6 गुना, जी का छठवां भाग, 6 गुना नहीं, जी का छठा भाग। ठीक है, तो हम इसको एम जी ले सकते हैं, G/6 ले सकते हैं ना। तो एम जी डैश बना के रखेंगे एम जी डैश। ठीक है, तो एम जी डैश लिखा, एम जी डैश के लिखेंगे G/6। ठीक है, तो एम G/6 लिखा हमने इस प्रकार से। तो देखो एम की वैल्यू हमारी कितनी है, इसमें वजन कितना है इसका 600 होते हैं। देखो एम की वैल्यू आप जानते हो, बिल्कुल वेट सेम होता है, तो एम का एम लिखा हमने। और जी का मान कितना आपका, देखो गुरुत्वीय भार है, जी दे रखा आपको 600 न्यूटन, यहाँ पर रख देंगे सिंपल। एम जी की वैल्यू आपको पूरी चीज में दे रखी है 600 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी 600/6 कर दिया, तो एम जी डैश की वैल्यू आपकी 100 न्यूटन आ गई। इसलिए तो इस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं कि उसका वेट कितना आ गया आपका 600 न्यूटन का, उसका वजन कहाँ पर होगा, चंद्रमा को। यदि किसी व्यक्ति का वेट पृथ्वी पर 600 है, तो उसका चंद्रमा वेट कितना होगा 600 का कितना 100 न्यूटन बचेगा, यानी कि उसका 1/6 भाग उसका बचेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा इसमें से। अगला नंबर देखो, जैसे इसको कॉन्सेप्ट में, जैसे आपने लिखा कोई व्यक्ति चंद्रमा पर और पृथ्वी पर, ठीक है, उसको चलने में कितनी ऊंचाई उछलेगा। देखिए ऐसे लिखा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, समझ लीजिए वो नॉर्मली आप पृथ्वी पर उछलता है, उसको एनर्जी कितनी लगानी पड़ती है, mgh ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब चंद्रमा पर बात करें तो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण भी चेंज होगा, उसको अलग ऊंचाई से, अब त्वरण चेंज होगा तो उसको अलग ऊंचाई इसको तय करनी पड़ेगी। तो देखिए एम से एम तो कट जाता है, क्योंकि वेट तो हमेशा समान होता है, वजन का भी चार परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, भार परिवर्तित होता है, क्योंकि भार में ग्रेविटी कन्वर्ट होती रहती है, एम जी होता है, जी में इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान कन्वर्ट होता रहता है, बदलता रहता है। तो यू बराबर एम जी एच लिखते हैं, और यू डैश बराबर mg डैश h डैश लिखा हमने। ठीक है, तो एम सी एम तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा।
चूंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे पृथ्वी पर कितनी 2 मीटर की ऊंचाई से उठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा हमने जी, ठीक है। इस प्रकार जी डैश का क्या G/6 होता है, यानी पृथ्वी पे उसके मान जी है तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, G/6 लिखा हमने। एच डैश लिखा, जी से जी कैंसिल। और तो एच की वैल्यू कितनी है, यानी कि अगर वो पृथ्वी पर 2 मीटर उठ सकता है तो उसको चंद्रमा पर कितना 12 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, 12 मीटर दूरी आपको चलना पड़ेगा, तब आप उसके बराबर होगा। यानी मान लीजिए पृथ्वी पर आप 2 मीटर उठ सकते हैं तो चंद्रमा पर आपको 12 मीटर आपको कूदना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए लास्ट इसमें क्वेश्चन लिखा आपको इस प्रकार से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पृथ्वी के तल के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर, जो पृथ्वी हमारा उसका सेंटर मान लीजिए उसके सेंटर नीचे जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी का मान सिंपल सा घटेगा। जी का मान आपका सिंपल से ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी आपका सिंपल सा मान घटेगा। पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे तब आपका जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे आएंगे तब भी आपका जी का मान परिवर्तित होगा, कांस्टेंट कभी नहीं होता। ऊपर जाने पर घटता है, नीचे आने पर भी आपका जी का मान घटेगा। इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हमारे इस प्रकार से, उसको भी देखते हैं। तो अगला हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है इसमें, देखिए क्वेश्चन ये लिखा आपका इस प्रकार से, क्या कारण है कि दोलन द्वारा नियंत्रित घड़ियां पहाड़ों पर ले जाते समय सुस्त पड़ जाती हैं। यानी कि जो हमारी क्लॉक होती है, सिंपल सी क्लॉक होती है ना, उसमें सुई होती है, वो अचानक से चलते चलते रुक जाती हैं, क्यों, इस कारण ऐसा क्यों होता है। देखिए आप इमेजिन कीजिए आप घड़ी ले जा रहे हैं और आप ऊंचाई पर जाएंगे तो उसमें देखो जो हमारे कांटा होगा वो किस पर गति करता है, उस पर ग्रेविटी वर्क करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जब ऊपर गुरुत्वाकर्षण का मान आप घटेगा तो वो उन पर कार्य करना बंद हो जाएगा, उन पर बल लगना बंद हो जाएगा, इसलिए वो सुस्त पड़ जाते हैं। देखिए तो पहाड़ों पर ले जाने पर जी का मान कैसा घटेगा, ऊपर क्यों ले जा रहा है तो घटेगा जी का मान ना, तो पहाड़ों पर ले जाने पर जी का मान घटता है, जिसके कारण दोलन द्वारा नियंत्रित घड़ियों का आवर्तकाल बढ़ जाता है, उनकी जो टर्न होती है वो बढ़ जाती है और घड़ी कैसी सुस्त पड़ जाती है, यानी कि वो काफ़ी देर में घूमेंगी, काफ़ी देर में वो चक्कर लगाएंगी, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड आपका 10 सेकंड के बराबर है तो बिल्कुल धीमे धीमे वो मूव करेंगे इस प्रकार से, तो वहाँ पर घड़ियाँ आपकी सुस्त पड़ जाएंगी। तो ये थे इसके शॉर्ट आंसर्स। अब बढ़ते हैं धीमे धीमे इसके लॉन्ग आंसर्स की ओर। तो इसके लॉन्ग आंसर्स को हम कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर्स को कवर करना। तो देखिए तो हमारे इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चंस के आगे बढ़ रहा है, इसमें हम बीच बीच में कभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर चलेंगे। तो देखिए हमारे इसमें क्वेश्चन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं क्योंकि जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सिंपल आ सकते हैं और सीधे जो आपके एग्जाम में से इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखिए लिखा, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इससे आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र की स्थापना करनी है आपको, ठीक है। तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की पहले परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर में, अथवा आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है कि उसके सूत्र की स्थापना आपको उसमें करनी होगी। तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, इससे अनंत दूरी पर, ठीक है, हमारे बिल्कुल अनंत हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, अनंत हो गया। अब इसमें देखो कुछ पढ़ लीजिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको फिर समझते हैं। देखिए गुरुत्व क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, गुरुत्व क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, मान लीजिए गुरुत्व, ये पृथ्वी है, उसका गुरुत्व क्षेत्र हो गया चारों ओर, ठीक है। तो गुरुत्व क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल व उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को उसकी गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और या उसका चारों का ब्रह्मांड यानी अनंत भाग है, ठीक है, और इस पृथ्वी के आसपास क्या होगा, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो उसके पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में कार्य करने वाले पिंड के द्रव्यमान देखो, पृथ्वी व उस पिंड के द्रव्यमान एवं उस पिंड पर कार्य करने वाले बल के अनुपात को हम क्या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से हम उसको जानते हैं। अर्थात सिंपल सा, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल व उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के हम उसको कहते हैं। अब इसके हम देखो करनी क्या, सूत्र की स्थापना। तो देखो उसको कहते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम इसमें बिल्कुल सिंपल से आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल व उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बराबर F/m। इससे कभी कभी आपसे न्यूमेरिकली पूछ सकते हैं कि उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की आपको बल दे रखा होगा, उसमें पिंड का द्रव्यमान दे रखा होगा, आपसे पूछा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप इससे बेसिकली निकाल सकते हैं। आई बराबर F/m से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का न्यूटन, इसका भार का आपका किलोग्राम होगा, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। यह एक कैसी सदिश राशि है, कैसी आपकी सदिश राशि है। अब हमको उसकी करनी है क्या, सूत्र की स्थापना। तो देखो सूत्र की स्थापना भाई सिंपल सा, सूत्र की स्थापना करने के लिए आपको पृथ्वी बनानी होगी। पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई, इस पृथ्वी का वजन कितना m हो गया, इसका भार m हो गया। इससे इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई पिंड है m द्रव्यमान इसका, जिस पर पृथ्वी द्वारा F बल इस पर आरोपित किया जा रहा है और ये हमारा अनंत भाग है। देखिए तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है
एम ई यानी मास ऑफ अर्थ, बा इसकी त्रिज्या आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तथा एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित, तथा एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल आपका एफ कार्य कर रहा है। तो पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल एफ बराबर, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जी एम ई एम आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और एम पिंड का द्रव्यमान है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। इतना समझ गए। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, आई बराबर एफ अपॉन एम। तो एफ को हम जैसे इसमें मान रखेंगे तो इसका मान रख लेते हैं, तो एफ का मान इसमें मान रखते हैं, तो आई बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या इसमें से एम लिखा, तो एम को हमने यहाँ लिख दिया, एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिखा, तो आई बराबर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, इसमें से पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा हमारा, आई बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको न्यूमेरिकल एक कन्फर्म बनेगा इस प्रकार का न्यूमेरिकल। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में किस प्रकार क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे हैं आपसे, होगा भी अगर बेसिक पूछ सकता है कि ग्रह क्या होते हैं, तो आपको बताना पड़ सकता है ग्रह क्या होते हैं, ग्रह की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो ग्रह क्या होते हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि ग्रह भी आकाशीय पिंड हैं, ग्रह भी आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी ग्रह भी आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, शुक्र ग्रह, इस प्रकार के ग्रह होते हैं, यानी कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी। अब उपग्रह क्या होता है दोस्तों, देखिए उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, यानी क्योंकि देखो ग्रह क्या करते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह क्या करते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करें। तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा। अब नेक्स्ट नंबर देखो, लूनर महीना क्या होता है, लूनर महीना क्या होता है। देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर 27.3 दिन में पूर्ण किया था। यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक राउंड का कितने दिन लगा था, 27.3 मिनट, उसको 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 27.3 घंटे उसको लग जाते हैं। तो इससे उसका लूनर महीना कहते हैं। यानी जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कब करता है, 27 दिन और 3 घंटे में वो पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण करता है, इसलिए उसको लूनर महीना उसका हम कहते हैं, ठीक है। उसको हम लूनर महीना के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कल हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट को बिल्कुल हॉट पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम बेस्ड होते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और जिसमें आपको केपलर के नियम, ग्रहों की गति के नियम उसके आपको बताएंगे, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कल पढ़ने वाले हैं। तो केपलर के नियम बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से आपका एक नियम 100% एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।